नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट ने जितना परेशान लोगों को किया है, पोर्टफोलियोज रेड पड़े हुए हैं, कन्विक्शन की बेहद कमी है। एक दिन मार्केट चलता है, दूसरे दिन उससे तेजी से गिरता है। अगर 2-3 दिन मार्केट चल जाता है तो एक ही दिन की गिरावट इतनी बड़ी पड़ जाती है कि वो 2-3 दिन की तेजी खा जाती है। लोगों के पोर्टफोलियो की भी सिचुएशन यही है। 2-2% करके 3 दिन में 6% तक रिकवरी आती है, एक ही दिन में 8-10% निकल जाते हैं। ये समस्या गंभीर हो चुकी है और लंबी हो चुकी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब इस लंबी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आज हमारे साथ मार्केट की बिग वॉइस, मार्केट रिटर्न, सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़ चुके हैं। सुनील सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच सर आज हमसे जुड़ने के लिए। सुनील सर, लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। जब तक जब हमने बात की थी तब वॉर शुरू नहीं हुआ था और उस समय तक केवल एक ट्रेड और टैरिफ ही चल रहा था प्रॉब्लम। और उस समय हमें लगा भी कि शायद ग्रीन शू मिल रहे हैं मार्केट में और मार्केट चलना शुरू भी हुआ था, फिर वॉर आ गया। अब सर, वॉर को भी डिस्काउंट कर लिया मार्केट ने या नहीं किया? हाँ नहीं, मेरे ख्याल में नहीं अभी तक, बिकॉज वॉर की प्रॉब्लम देखे तो उसमें कोई सोल्यूशन सामने नहीं दिख रही है। जैसे कोई कह रहा था कि इनिशियली अमेरिका का इच्छा था रिजीम चेंज, फिर उसका बदल के आया कि नहीं, उनके न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म करना है। फिर उनको जो लीडर को खत्म किया, फिर वो क्या हुआ कि उधर लेबनान में एक दूसरा फ्रंट शुरू हो गया। वो इसी मौके पर हमास को जाके मारने की कोशिश की। तो ये क्या है कि अमेरिका इस वॉर में साइड में घुसी, क्योंकि एक्चुअली मिस्टर ट्रम्प को वॉर में जाना था तो उसको पूरी सहमति चाहिए थी कांग्रेस से, सेनेट से, सबसे। इसलिए उन्होंने बिहाइंड द सीन्स रहकर इसराइल को आगे वॉर करने दिया और उसके साथ जुड़ गए। उसमें कि इसराइल अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। अब सडनली को उन्होंने देखे गैस के रिजर्व्स के जो ऑयल फील्ड और गैस फील्ड है वहां पर हमला किया, तो उसका रिपरकशन देखे तो पूरी गल्फ में आ गई, क्योंकि वो कतर के ऊपर लगा रही है। आज भी 100 मिसाइल बहरीन के ऊपर लगाया। तो ये एक तरह से एक कंट्रोल वॉर नहीं दिख रहा है अभी, थोड़ी अनकंट्रोलेबल है। और इतनी आसानी से वो ईरान के जो मिसाइल्स और इसको खत्म करने की बात कर रहे थे, लगता है कि वो सही नहीं है। तो ईरान ने भी बहुत स्मार्टली बड़े बड़े क्या कहते हैं, माउंटेन के नीचे उसको बरी कर दिया है, ताकि अभी भी देखिए इतने दिन के बाद भी उसके पास ड्रोन है, मिसाइल है। और ऐसा हो रहा है कि ये बड़े बड़े वेपन्स को यूज कर रहे हैं छोटे छोटे चीज को। एक $35,000 की ड्रोन को मरवाने के लिए ये $1 मिलियन का मिसाइल और प्लेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतने साफ क्लियर नहीं कि क्या यूएस और इसराइल वॉर को जीत रहे हैं। और ईरान का जो एक स्टैंडिंग पावर, ईरान के पास तो उतना मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है कि इनको डिफीट कर सके, मगर लंबी खींच सकते हैं वॉर को। तो ये वियतनाम वॉर या अफगानिस्तान में जो वॉर हुआ था उस तरह लंबी चल सकती है, अनलेस कोई भी इसराइल और अमेरिका कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारी ये गोल्स थी वो अचीव हो गई, हम वापस जा रहे हैं, या फिर ईरान सरेंडर हो जाए। वो मुझे लाइकली नहीं लग रहा है, मगर एक वो ऑप्शन है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये वॉर रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी होती है, हर दिन इसका हमारे ऊपर, जैसे हमारी सब कहते हैं नब्ज पे, वैसे हमारी नब्ज है ऑयल का प्राइस। तो हमारे मार्केट के लिए ऐसी कुछ भी चीज होती है तो ऑयल $120 जाती है या फिर 108 तक गिरती है। तो अब रशिया यूक्रेन वॉर में 140 तक गई थी, को भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए मेरा मन है, और एलएनजी में कतार को वापस लाना जो डैमेज हुआ है, 3 से 5 साल लगता है, ये मैंने सुना है। तो ये रिपरकशंस ऑफ द वॉर जो है ना, अमेरिका और इसराइल ने सोचा था ऐसे क्या कि इसके वॉर इज नॉट बिटवीन इसराइल, अमेरिका एंड ईरान, इट इज नॉट ईरान वर्सेस द एंटायर ऑयल। एंड उधर इतना डिफेंस करना मुश्किल है, बिकॉज उनके पास जो डिफेंसेस है वो एक लिमिटेड तौर पर ही है, और ये ड्रोन्स को कहीं पे भी जाके किसी को मार सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो चलती रहेगी, और सडनली एक दिन बहुत बुरी खबर आएगी तो ऑयल 115, 20, $30 पहुंच सकती है, फिर थोड़ी शांत आने से गिर सकती है। मगर ये 108 लेवल जो है वही अगर 1 महीने तक इसी दाम में टिक के रहे तो भी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज के लिए इसका जरूर इम्पैक्ट दिखेगा। और इसको असेस करना मुश्किल है। देखिए क्या हो रहा है ना, एक चीज हम कह सकते हैं कि अरे वॉर के कारण करेक्शन हुआ, हमारी वैल्यूएशन रीजनेबल हो गई,
और प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो तरह की प्रॉब्लम है। एक है कि बाकी देश में भी गिरावट आई है, तो रिलेटिव वैल्यूएशन में हम उतना बेहतर नहीं हुए हैं। अब हमारी 5 ईयर 10 ईयर एवरेज के हिसाब कंपेयर कर रहे हैं, मगर एफआई के लिए तो वो दूसरी चीजों के साथ देख रहा है, वहां भी करेक्शन हुआ है, तो बिल्कुल। उतना हमारी गिरावट के कारण वैल्यूएशन भी सस्ते में नहीं आई है। सेकेंड चीज जो है कि हर फंड मैनेजर, जो डोमेस्टिक हो या फॉरेनर हो, वो फॉरवर्ड पीई की बात करता है। फॉरवर्ड, क्योंकि वो आने वाले जो पीई जो हो चुका है ट्रेलिंग, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब वो जो एक्सपेक्टेड ईपीएस का प्रिडिक्ट करना इस वॉर के माहौल में इतना आसान नहीं है ना। तो कौन से फॉरवर्ड पीई लेकर हम खरीदारी करें? तो मेरे ख्याल में चिंताएं जो हैं इसकी अभी अंत नहीं दिख रही है। मुझे ऑनेस्टली आंसर पूछे तो ये वॉलेटाइल सिचुएशन, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, वो वाली बात स्नेक्स एंड लैडर्स खेला है आपने, वैसी होगी। तो मेरे हिसाब से इस पीरियड को यू जस्ट हैव टू वेट एंड सी इट थ्रू, राइट? देयर इज नो प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। लाइक जैसे कोविड का प्रॉब्लम था, उसको टैकल करना था वैक्सीन के जरिए, या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी तो कुछ लिक्विडिटी पंप करके बैंक को बेल आउट करके सॉल्व करना था। अभी क्या प्रॉब्लम है सॉल्व? अभी कब ट्रंप और नेतन्याहू सोचेंगे कि बस ये बस इतना बस है? ईरान तो कभी गिव अप नहीं करेगी, वो तो मान के चलिए बिल्कुल, वो लास्ट मिनट तक झगड़ा करते रहेगी, फाइट करते रहेंगे। उनकी तरफ से वो ना सरेंडर करेंगे ना कहेंगे, ऐसी मुझे लगता है। तो यहाँ पे है कि इस प्रॉब्लम का द एंड कब होगा? कल ही हो सकता है, अगर यूएस और यूएसए ने डिक्लेयर किया कि अच्छा ठीक है, हमारी कॉन्फिडेंस है कि हम ईरान के जो भी है चीज को मगर अब नया एक शुरू बात हुई है, हम हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल ले लेंगे। उन्होंने पहले यूरोपियन देशों को साथ में लेने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया, और वो अपनी तरफ से करने की कोशिश करे। तो ये एक सिलसिला चलता रहेगा, और हमें एज इन्वेस्टर्स इस वॉल्टिलिटी को झेलना पड़ेगा। हमारी मेंटालिटी वैसी होनी चाहिए कि वॉल्टिलिटी कुछ दिन के लिए रहेगी, और आपको तय करना है दो चीज एज ए निवेशक। एक चीज, आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, यानी आप कितने लॉसेस झेल कर मार्केट में टिक के रह सकते हो बिना पैनिक किए। ये एक इंडिविजुअल की मानसिकता की बात है, तो जज कर लीजिए। सेकंड है कि आपकी टेनर क्या है, आपने मार्केट में निवेश किस लिए किया? कुछ गोल्स के लिए किया जहां पे मुझे जरूरत थी पैसे की, और वो पैसा अगर 3-6 महीने के अंदर चाहिए तो आपकी सोच अलग होनी चाहिए। अगर वो लंबी अवधि तक आपको नहीं चाहिए पैसे, आप जस्ट फ्यूचर के लिए डाल रहे हैं, तो आपकी सोच अलग होगी। तो ये सब चीज ही अल्टीमेटली नाउ मैं कह रहा हूं कि निवेशक के हाथ में है, वॉल्टिलिटी सामने है, आप उसको कैसे झेले ये आपकी एटीट्यूड से बन जाएगा आपका एक्शन। तो सुनील सर, मैं डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए सर, जो हमारी एफआईज पर जो बात चल रही थी कि एफआईज की जो सेलिंग है पिछले 5 साल से जो चल रही है, इसमें सर एफआईज का डेटा अगर हम इस साल का भी देखें तो करीब 1,30,000 करोड़ की सेलिंग वो कर चुके हैं 2026 में, और 2021 से वो लगातार सेल में ही लगे हुए थे। सर ऐसी क्या नाराजगी है उनकी इंडिया से? तो मैं दो बातों से इसको आपको आंसर जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले कि इस महीने के आंकड़े देखें, 80,000 करोड़ का सेलिंग है, करेक्ट? तो उस 80,000 करोड़ को अगर देखें तो टोटल एफआई का जो वॉल्यूम यहां पर रहा है वो है 4 लाख करोड़। उस 4 लाख करोड़ में 1,60,000 करोड़ बायर्स थे, 2,40,000 करोड़ सेलर्स थे, इसलिए आपको नेट 80,000 नेगेटिव है। तो पहली बात मैं कहना चाहूं कि इस पीरियड में भी करीबन 35 से 40% एफआई का वैल्यू खरीदारी वाली वैल्यू है। तो ऐसा नहीं कि सभी एफआईएस बेच रहे हैं, ठीक? नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जो सेलर्स और बायर्स है, कौन है इसमें डिफरेंस देखें तो बायर्स मेरे ख्याल में हैं जो लॉन्ग टर्म एफआईआईस, जो इंडिया के भविष्य पर भरोसा करके खरीदारी कर रहे हैं इस गिरावट के मौके में भी। ओके, नंबर 1। तो एक लॉन्ग टर्म एफआई अभी भी खरीदारी कर रहा है। क्या है कि शॉर्ट टर्म एफआई, या इसमें शॉर्ट टर्म माने क्या है कि हो सकता है वो लॉन्गर टर्म एफआई था, माने 5 साल पहले उन्हें लगाया पैसा, अभी वो 5 साल खत्म हो रहा है तो उसको बेचने की एक जबरदस्ती हो रही है। नंबर 1। नंबर 2 है हेज फंड्स जो कि रिएलोकेट करते हैं पोर्टफोलियो को, वो सेलर्स हैं आज। और तीसरी बात है कि जो इंपैक्ट मार्केट के ऊपर दिख रहा है वो खाली ये आंकड़े से नहीं, वो एफ&ओ मार्केट में भी ये सेलर्स वहां पर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं बाय शॉर्टिंग द मार्केट, राइट?
तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स का ही सिचुएशन है कि वो बेच रहे हैं इंडिया को। फिर आपके सवाल पे ऊपर आते हैं कि क्यों ये शॉर्ट टर्म वाले कंसिस्टेंटली बेच रहे हैं। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी रही है कि हमारी एसआईपी बुक की इतनी बढ़त के कारण जो कंसिस्टेंटली डीआईएस बाई कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन इंडिया के बारे में हो, डोमेस्टिकली एक क्वार्टर में जीडीपी गिरा था, या फिर इंडो पाक वॉर आया था, या फिर जो भी चीज है, वो डोमेस्टिक ऑलवेज बायर्स रहे हैं। एफआईएस को क्या है कि एक मार्केट में उनका कॉल रहता है कि अब ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड तो बेचेंगे, तो उसको वैल्यू के अंदर आएगी वो, फिर अंडर वैल्यू तो आके वापस बाई करेंगे। ये उनकी ट्रेडिशनल स्टाइल है, शॉर्ट टर्म एफआईएस की बात कर रहा हूं। मगर हम उसे होने नहीं दिया, हमने मार्केट को उतनी हद तक गिरने नहीं दिया। ये वॉर की सिचुएशन को छोड़ो, तो गिरने नहीं दिया, तो क्या हुआ कि हमारी मार्केट कभी सस्ते नहीं बनी उनको एज एन एक्टिव कॉल लेने के लिए। और इसी चीज के इफेक्ट आपको दिख रहा है कि हमारी जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, उसमें हमारी वेटेज 16% से 13% गिर गई है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, तो फर्स्ट इज के हमारी वैल्यूएशंस एज अ नॉर्मल केस, वैल्यूएशंस को, एक कंपनी की अर्निंग डिसअपॉइंट होती है तो उसकी प्राइस गिरनी है, जब नंबर्स अच्छे आते तो कि बढ़ेगी। ये अभी नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि डीएस के पास चॉइस नहीं है। उनका पैसा 89 to 90% इंडिया में निवेश करना है, 5-10% शायद ओवरसीज स्टॉक्स में कर सकते थे। तो इस चीज के कारण कंटिन्यूअसली इंडियन डोमेस्टिक फंड, जो कि रिटेल फ्लो का पेनिट्रेशन पोस्ट कोविड इतना बढ़ गया, तो वो मैं कहूंगा कि वाइल उन्होंने सपोर्ट दिया और हमारी मार्केट में इतनी वॉलिटिलिटी और इतनी गिरावट नहीं आई जितना आना चाहिए था विद दिस भयंकर शॉर्ट टर्म एफआई का सेलिंग, वो नहीं हुआ, इसलिए वो वापस आने नहीं पाए जो कौन शॉर्ट टर्म एफआई। सेकेंड बात क्या है कि लॉन्गर टर्म एफआईएस ने भी अपना एलोकेशंस कम किया है, पहले बहुत ज्यादा करते थे। कारण इसका है कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स का जो बाहर वाले हैं, जो 40% इंडिया का एफआई का पैसा यूएस से आता है फॉर एग्जांपल, उनको क्लियरिटी है कि आने वाले दिन एआई का दिन है, और एआई कौन सी देश अपना रही है तेजी से और दुनिया बदल रहा है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब घोड़े गाड़ी और बैलगाड़ी से मोटर कार पे शिफ्ट हुआ, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जब टेक्सटाइल में हैंडलूम से पावरलूम में हुआ, वो वाला भयंकर रेवोल्यूशन एआई ला रहा है। और उनके मन में, और ये सही भी है, कि इंडिया एआई में पीछे पड़ गई थी, और कोरिया, ताइवान, चाइना और ये मार्केट ना ही सस्ते थे रिलेटिव टू इंडिया, बट उनका एक एआई वाला स्ट्रैटेजी, कंपनीज का एआई स्ट्रैटेजी, और वो दुनिया के बहुत आगे एआई की रेवोल्यूशन को लेके जा रहे थे अलॉन्ग विद अमेरिकन कंपनीज। तो नेचुरली एक फंड फ्लो में उन्होंने कहा कि फ्यूचर में बेट करना एआई की ओर करना है, तो बहुत सारा पैसा हमारे मार्केट से निकल कर उधर गया, और जो पैसा हमको आना था वो उधर गया। तो ये दो फंडामेंटल फैक्टर्स है, एक है वैल्यूएशन और दूसरी है जो ने कहा अपना एआई रेडीनेस, इंडिया का परसेप्शन। अब उस चीज के अंदर आ गई वॉर। अब वॉर में क्या हुआ कि सभी देश के अंदर, अभी देखिए सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, अभी सऊदी अरेबिया को ये वॉर नुकसान पहुंचा रहा है नहीं, क्योंकि जो 60, 65, $70 पे ऑयल बिक रहा था, अब 110 पे बिक रहा है। उनकी प्रॉफिट्स एक तरफ है, नुकसान उनको दिख रहा है कि बॉम्ब बढ़ रहा है, पर उनकी इकोनॉमी की बढ़त हो रही है, क्योंकि अब $105 पे उनका तेल बेच रहा है, तो नेचुरल उनकी इकोनॉमी पॉजिटिव है वो, राइट, एज एन इकोनॉमी। बट इंडिया के लिए ये नेगेटिव है, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो करीबन $75 के ऑयल के लेवल से आगे बढ़ के जा रही। अब और $30 बढ़ गया तो उसका असर पड़ेगा, कहां पड़ेगा? आइदर पेट्रोल के दाम, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, या फिर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी में उसको ऑब्जॉर्व करेंगे तो फिजिकल तौर पे पड़ेगा। फिर कंपनीज जो है उनकी जो पेट्रोकेमिकल इनपुट्स है उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो 85% से ज्यादा हमारा ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली ऑयल प्राइस राइज का इंपैक्ट होगा, और ये कितने महीने तक टिकेगा तभी डिसाइड होगा कि कितना इंपैक्ट रहेगा। आज वॉर की अनसर्टेनिटी है कि कब खत्म होगी पता नहीं, तो मेरे को एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक क्लैरिटी आने में लगेगी ना, तो उस हिसाब से एक शॉर्ट टर्म एफआई के तौर पर मैं क्यों जाके इसमें रिस्क लूं कि कैसे ये पैन आउट होगा। तो मैं साइडलाइंस में बैठूंगा और वेट करूंगा कि स्थिति को देखकर फिर मैं इंडिया में वापस
आऊंगा। इन द मीन टाइम, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी अनसर्टेनिटी है, एक हेज फंड जो शॉर्ट करने की ताकत है उसके बाद वो शॉर्ट भी कर लेता है, क्योंकि उसको उससे पैसा बनाना है। तो उसके लिए शॉर्ट इज अ प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी, वो याद रखिए। तो वो एक नेगेटिव एटीट्यूड से नहीं निकल रहा है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड से शॉर्ट करके प्रॉफिट, मुनाफा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल समझ ठीक वही है, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, वो उसी का इम्पैक्ट अभी है हमें। मगर बिल्कुल एज ए निवेशक आप देखिए कि अभी भी इसी माहौल में भी 40% एफआई का पैसा खरीद रहा है इंडियन स्टॉक्स को, ये भूलिए मत आप। वो 20% जो नेट डिफरेंस है उससे हम नाराज हो जा रहे हैं। तो टोटल $800 बिलियन है भैया एफआई का निवेश इंडिया में। जो भी आप आंकड़े आप कह रहे हैं वो सब राउंडिंग ऑफ एरर है उस $800 बिलियन का बेस कॉर्पस के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है सर। एफआईज का खैर $800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में अभी भी, और हमें वो नहीं भूलना है। लेकिन हाँ, जिस स्पीड पे चल रहे थे लोग, थोड़ा मीम्स वगैरह बना रहे थे कि जिस स्पीड से निफ्टी जा रहा था 300 पॉइंट, तो बोल रहे थे 77 दिन का स्टॉक बचा है हमारे पास। और एफआईज का जिस तरह से फ्लो जा रहा है उस हिसाब से फ्लो तो अभी खैर उनके पास माल तो बहुत है, तो उनको बेचने में वक्त लगेगा। लेकिन सर एक चीज़ जो कि इस समय हर निवेशक के मन में चल रही है, लास्ट क्वेश्चन है सर, फटाफट से लेना चाहूँगा क्योंकि आज समय सीमा थोड़ी सी हमारी समाप्त हो गई है। सर इस समय निवेशकों को क्या सोचना चाहिए, जो फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए? देखिए, फर्स्ट जो फंसे हुए हैं, अगर उनको पैसे की जरूरत है अगले 3 से 6 महीने में, तो वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर लें। बिकॉज ये कितनी अवधि तक ये वॉलेटिलिटी चलेगी हम कह नहीं सकते ऑनेस्टली। तो आपको पैसे की ऑलरेडी निवेश किया है, नुकसान में है, मगर कुछ चीज तो प्रॉफिट में रहेगी डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू पुट इट एंड विच सेक्टर यू पुट इट। तो मेरा कहना है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है नॉन स्टॉक मार्केट रिलेटेड कहीं और पे, राइट, तो जरूर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिकॉज वॉलिटिलिटी का कोई एक एंड नहीं दिख रहा है। नंबर ऑफ एक फ्रेश, अगर आपके कुछ पैसा पड़ा है तो मेरा मानना है कि देखिए भैया, ये आपको वॉर के बाद वाली बात सोचनी है, राइट। तो वॉर के बाद मान लीजिए, एक तो है चुप बैठिए, जब स्थिति अच्छा होता है तब जाके खरीदे, वो एक अप्रोच हो सकता है। दूसरा अप्रोच रहे कि देखिए, वॉर के पहले जो मेरी एक आशाएं थी 5 साल 10 साल में, मेरे को ये उम्मीदें थी कि मैं पैसे को निवेश करके कुछ करने की कोशिश करूंगा, एक एक ड्रीम है जो फुलफिल करना है। तो अगर आपको वही प्रोडक्ट आज सस्ते में मिल रहा है, आप क्यों ना जाके एवरेज करेंगे उसको? पैसा है हाथ में, तो उस पोर्टफोलियो को जिस एलोकेशन में आपने रखा था वॉर के पहले, हर एक की व्यक्ति की अपनी लॉन्ग टर्म के तौर पर और अपने रिस्क एपेटाइट के तौर पर आपने एक मिक्स डाला होगा। तो उसी मिक्स से मैं कहूंगा कि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रकम, शायद 1% आपके कैश के अंदर रोज लगाती है इस वॉलेटिलिटी के टाइम में, क्योंकि वो जो एवरेजिंग है वो आपका टोटल रिटर्न को एनहांस करेगा जिस दिन ये वॉर खत्म होता है और इंडिया बैक टू नॉर्मल होती है। बिकॉज हमारी प्रॉब्लम्स है इस तेल के दाम से, और तेल का हिस्ट्री रहा है कि वी शेप्ड राइज और वी शेप्ड फॉल। यस, वी का थोड़ा वक्त लग सकता है, बढ़ती है 2 हफ्ते में, वापस आती है 3 महीने में, मगर फिर बिल्कुल भी ठीक वी बात शेप है। है। तो मैं कहूंगा कि आपको इस चीज के आगे सोचना है और मौका नहीं छूटना है कि हर रोज कुछ ना कुछ आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वही एलोकेशन से आप खरीदारी करते रहिए सिस्टमैटिकली। आप उसके बारे में सोचे मत, थोड़ा थोड़ा रकम, बिकॉज वॉलिटिलिटी रहेगी तो हर दिन उसका बेनिफिट उठाइए। वही मेरी सलाह है, सिंपल सी सलाह है कि आपको आपके लॉजिक और रैशनल को, आपके इमोशंस को काबू में रखकर ये सिस्टमैटिकली आपको निवेश करते रहना है छोटी छोटी रकमों में। बिल्कुल ठीक है। सुनील सर, वैसे तो आपसे डिस्कशन मेरा 2 घंटे भी चल जाए तो शायद कम पड़ेगा, लेकिन हाँ, समय सीमा थी और आज थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी इशू आया, तो उसकी वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन सर, जितना भी रहा, निवेशकों के लिए एक राय मिल गई, युद्ध पर भी, कच्चे तेल पर भी, एफआईज पर भी, और साथ ही उनके पोर्टफोलियो पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर, हमसे जुड़ने के लिए। आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, आज भी लगा सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं पे समेटने का समय आ गया है। नमस्कार।